लेविस डॉट संकेत, संयोजकता, संरचना सूत्र। कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा क्या है और इसकी संयोजकता 4 होती है, इनके बारे में बात करेंगे। लीबेल तथा वॉन्टहाफ का मॉडल क्या है और लास्ट में क्विज देखेंगे। हाँ, हम ये बोलना चाहते हैं क्लास 10th वाले बच्चों को कि आप सुबह 7:15 बजे से, हाँ जी, आपके पास सुबह 7 बजे से 7:15 बजे से 9:15 बजे तक आपके पास आ जाएगा, ये आते हैं क्लासेस, जिसमें साइंस की क्लास आता है MWF में और मैथ्स की क्लास आते हैं TTS में। हमारे टीचर हैं अमित सर, पूजा मैम, रुचि मैम और निशिता मैम। तो चलिए हम बात करेंगे और कहेंगे कि जो बच्चे अभी चाहते हैं कि आने वाला साल और ये साल दोनों बेहतर हो जाए तो वो सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई जानकारी हो तो यहां से आप हासिल करें। और आपकी क्लास भी लिखी हुई है, क्लास 9 से 12 तक के हमारे सफलता बैच हमने ओपन किए हैं और नीट और जेई वाले बच्चों के लिए भी हमने ओपन किए हैं। साथ में आप देखिएगा क्या प्राइस है, कितने में आपको मिल जाएगा ये सफलता बैच हिंदी माध्यम का कोर्स, वो आपको यहां पर उसका प्राइस नजर। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी बातों को समझें, कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ बातें। जब शुरुआत हुई कार्बनिक रसायन को हमने जानना शुरू किया तो हमें यह पता चला कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यूरिया, ये सारी चीजें जो है वो जीवों के शरीर में ही बनते हैं। चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे एसिटिक एसिड हो यानी सिरका हो, या कोई एसीटोन हो या पेट्रोलियम हो, वो सारी चीजें जीवों के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। इनको हम कृत्रिम रूप से अकार्बनिक पदार्थों से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी जीवों से उत्पन्न होता है ये माना गया। इसीलिए उस समय कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया, जैविक रसायन कहा गया। समय बदलते गया, लेकिन इसकी शुरुआत में हम बात करें कि कार्बनिक रसायन में किन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कोल्बे, कैकुले, बर्थलो, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बताया कि कार्बनिक रसायन कार्बन के उन यौगिकों का रसायन है जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध होता है, यानी कि कार्बन 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 जुड़ करके एक लंबी चेन बना सकती है और उनके साथ हाइड्रोजन होगा, और इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन होने की संभावनाओं के बारे में जानकारी दिया। आज के डेट में हमें पता है कि लगभग 70 लाख कार्बनिक यौगिक हम जानते हैं। इसलिए यह विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। पूरी तरह से इनको रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और वो भी और भी ज्यादा विस्तारित हो गई है। उनके भी कई ब्रांचेस हैं। हम बात करते हैं आगे कि सबसे पहले 1828 में वोलर नामक वैज्ञानिक ने अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके, अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करके उन्होंने कार्बनिक पदार्थ बनाए, यानी कि वो पदार्थ बनाए जो जीवों के शरीर में उत्पन्न होते हैं। ये एक ऐसी बात थी कि ये जरूरी नहीं है, एक बात पहले जो चल रहा था कि सिर्फ जीवों के शरीर से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, जैविक क्रियाओं के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी शरीर में होने वाली जैविक घटनाएं ही एक ऐसी माध्यम है जिससे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अब वो बात बिल्कुल इस जगह से थोड़ी सी हटने लगी है और बहुत सारे वैज्ञानिक भी इसके साथ आने लगे और उन्होंने भी काफी यौगिकों का संश्लेषण किया। तो सबसे पहला संश्लेषण हुआ अकार्बनिक पदार्थ से, वो था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट NH4CNO अमोनियम साइनेट है। इनको गर्म करा गया तो यूरिया प्राप्त हुआ, और यूरिया कहां से प्राप्त होते हैं? जीव जगत से प्राप्त होते हैं। इससे यह बात तो सिद्ध हो गई, यह जैविक पदार्थ को भी, जैविक पदार्थ यानी कि हम कह सकते हैं निर्जीव स्रोतों से भी हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा कि एक यहां क्या चीज नजर आ रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये क्या चीज है? NH4CNO। इनको गर्म किया गया तो N जो है हमारे पास 2 है, वो NH2, बीच में जो C है कि C के साथ आ गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के साथ, और ये H जो है अगले N के साथ आ गया NH2। ये है यूरिया, यही यूरिया, यूरिया का निर्माण हो गया इस तरह से इनको गर्म करने पर। तो जीव जिन चीजों का निर्माण करती है, जिन पदार्थों का निर्माण करती है, उनको जैविक पदार्थ कहा जाता है। यहां पर अजीव पदार्थों से भी हमने उसको निर्मित कर लिया, तो यह सिद्ध हो जाता है कि कार्बनिक पदार्थों को भी हम संश्लेषित कर सकते हैं। और आज की डेट में हम कई पदार्थों को
इन्हीं निर्जीव पदार्थों से भी या अकार्बनिक पदार्थों से भी हम संश्लेषित कर सकते हैं। तो ये पहली घटना थी जिन्होंने जीवों से उत्पन्न कार्बनिक रसायन की जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को अब अलग कर दिया, यानी इसकी अब नई परिभाषा आने की बातें होने लगी। लेकिन आज भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कहते हैं, यानी जैविक रसायन ही कहते हैं, क्योंकि ये प्रचलन में शामिल हो चुका है। चलें, आधुनिक युग में हम कार्बनिक रसायन को क्या परिभाषा देंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या? कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका हम अभी पूरी तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन होता है लेकिन वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है कार्बन होने के बाद भी। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या जितने भी कार्बोनेट कंपाउंड्स हैं वो एक्चुअली अकार्बनिक है, इसको कार्बनिक यौगिक नहीं कहा जाएगा कार्बन होने के बावजूद। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बस यहां पर इतना ही ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन और उनके व्युत्पन्न होते हैं, यानी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके दूसरे तत्व वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, यानी हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन होना अनिवार्य हो जाता है। कार्बनिक यौगिकों में सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब आ जाते हैं। अब यहीं पर मैं को कहूंगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस बात को सारे बच्चे जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से सीख चुके हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या सीखे हो आप? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जानते हो? 1s2, 2s2, 2p2। संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, s पे 2 इलेक्ट्रॉन, p पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उत्तेजित अवस्था में आपको क्या नजर आ रहा है? उत्तेजित अवस्था में आप देख रहे हो कि s का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया p में, 1 2 3। अब इस तरह से इसकी संयोजकता कितनी नजर आ रही है? संयोजकता है इसकी कितनी? 4। लेविस डॉट सिंबल, लुईस डॉट संकेत, लुईस डॉट संकेत। कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, चारों अलग अलग हैं। कार्बन 1 2 3 4 चारों अलग अलग हैं, 1 2 3 4, यानी कोई भी युग्म में नहीं है। सो इसका लेविस डॉट सिंबल ये हुआ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, संयोजकता 4 है, अर्धपूरित कक्षक 4 है, संयोजकता 4 है। यह बात क्लियर हो चुका है कि इसकी संयोजकता 4 होती है। इसी तरह से दूसरे तत्वों की भी क्या निकाला जाता है? लेविस डॉट सिंबल निकाला जाता है, संयोजकता निकाला जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अब। क्योंकि इस वर्ग में कौन कौन से, मैंने कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको जानना जरूरी है और उनके साथ हम संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे, तब जाकर के कार्बनिक यौगिकों को हम बेहतर तरह से कर पाएंगे। आप मेरे साथ होते हुए चलिए, आगे बढ़ते चलिए, बहुत कुछ हम करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि इसमें अगर सिंपल एक कार्बन की बात करें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। सभी बच्चों को पता है कि कौन कौन से तत्व होते हैं। होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। यह है हैलोजन। और हैलोजन में कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होते हैं। आप सबको पता है ये बात। अब इनके बारे में कुछ जानकारियों को हम शामिल करते हैं अपने पास। वो ये कि इनके संयोजी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा याद रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सारे बच्चे जाने कि इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि अभी बात हुई थी, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6,
नाइट्रोजन में 5 और हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आधार पर इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? इसका लेविस डॉट सिंबल होगा कि कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम देखिए, संकेत को तो वैसे के वैसे लिखना है और इन 4 इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर लिखना है। कार्बन का संकेत C है और इसमें अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 4 ही स्थान होते हैं, किसी भी परमाणु पर 4 ही स्थान होंगे, 1 2 3 4। तो वो कोई भी एटम हो, कोई भी परमाणु हो, उसके अंतिम कोश में 4 स्थान होंगे। इलेक्ट्रॉन भरते समय भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से भरेंगे, एक एक करके भरते हुए भरते जाएंगे। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरता है किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में। ये महान सत्य है, ये ध्यान रखिए। तो कितना है? 4, 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H, 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, ये पहला और दूसरा पॉइंट ही याद रखना है, अपने दिमाग में याद रखना है और कुछ भी नहीं। ये 2 ही बातें जो मैं आपको बता रहा हूं उतना ही याद रखना, नीचे की चीजें अपने आप आपको आएगा, अपने आप उन चीजों को जानेंगे। चलें साहब, यहां पर ये हुआ। आगे ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो भरेंगे 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, 1 2 3 4 5। हैलोजन, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये क्लोरीन होता तो Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये पता चल गया ना, बस वही समझो। अब आपने इतना जाना कि भाई इसका लेविस डॉट सिंबल ये है, क्या ये याद होने की वजह से हुआ? फिर इसी की वजह, अब इसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा? हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतनी ही संयोजकता भी होगी। तो दोनों चीजों को मैं एक साथ लिख रहा हूं, याद रखना। संयोजकता, संयोजकता यानी बंध बनाने की क्षमता, कितने बंध बना सकते हैं। तो संयोजकता और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होते हैं, तो संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो क्या होगा? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। अयुग्मित मतलब अनपेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो संयोजकता कितनी हो गई इसकी? 4 हो गई। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो संयोजकता कितनी हो गई? 1। इसमें अयुग्मित, अयुग्मित मतलब जो सिंगल है, जोड़ी में नहीं है, अनपेयर है, उसी को अयुग्मित कहते हैं। कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? वही है, क्लोरीन ही है, तो 1 ही है। तो आपको पता चल गया कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, यहां से पता चल रहा है, और इसमें 3 और इसमें 1। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां से पता चला लेविस डॉट सिंबल निकाल सकते हैं, इससे पता चल रहा है कि आप इसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। तो संयोजकता कितनी है? 1, कार्बन की 4, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से बैठा लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना है। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ये बात एकदम क्लियर हो चुका होगा कि संयोजकता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और भी बातें करूंगा मैं। फिर इसके बाद एक बात याद रखना कि जब भी ये बंध बनाएगा तो संरचना क्या बनेगा? संरचना सूत्र किस तरह से क्रिएट कर सकता है ये? देखो बेटा, कार्बन के अंतिम कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इन 4 जगहों से ही बॉन्ड बनाएगा, यानी लाइन कितना बनेगा? 4 लाइन बनेगा, 4 रस्सियां जुड़ेंगी इसके साथ बंध बनाने के लिए। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 रस्सी से जोड़ेगा।
इसमें कितना है, ऑक्सीजन में 2 युग्मित है और 2 अयुग्मित है, अयुग्मित ही बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 युग्मित है और 3 अयुग्मित है, ये इन जगहों से ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। हैलोजन के अंतिम कोश में 3 युग्मित है और 1 अयुग्मित है, तो 1 से ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब जब भी लाइनें बनेंगी, जब भी बॉन्ड बनेगा, इन्हीं से बनेगा। अब इतनी बातें तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़े थे, सारे बच्चों को पता है कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपने जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हैं वो इतना अनिवार्य है कि इसी के बेस पर हम सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो इजी है, बहुत सरल है, आप बस हमारे साथ रेगुलर लाइन से ही पढ़ना है, इसको आगे पीछे करके नहीं पढ़ना है। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को बात क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि कार्बन के बारे में आप क्या जानते हो। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, पता चल गया, यही लेविस डॉट सिंबल है। संयोजकता कितना पता चल गया, संयोजकता कितना पता चल गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से पता चला। संयोजकता पता चल गया, अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, यानी कि 4 जगहों से ही ये बंध बनाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतनी सारी चीजों को आप जान चुके हो। तो इतनी ही बातें अगर किसी बच्चे के दिमाग में बैठा है तो वो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा खेल सकता है। बच्चा खेल सकता है, बहुत अच्छे से खेल सकता है, मतलब सीख सकता है बेहतर तरह से, और कभी भी उसको कोई कमी नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अभी बताया, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, पर आपको वो एकदम याद हो गया, क्लियर, याद हो गया। अब देखते हैं कि और क्या करें। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र का मतलब होता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उनके परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। अब आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गया होगा भाई क्या बता रहा हूं मैं, व्यवस्था बताऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला CH4, CH4 एक मीथेन है। आप अब यहां पर नाम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि नाम के बारे में हम नामकरण जब सिखाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। हर चीज को एक अपनी जगह दो ताकि उस चीज को उतनी ही गहराई से सीखने और समझने का मौका मिले। अन्यथा क्या होगा, किसी चीज को हम पूरी तरह समझे नहीं है और उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी मिल रही है, तो वो बोलते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आप जो भी करोगे वो क्या होगा, बिगड़ने लगेगा। अधूरा अधूरा काम करोगे तो वो बिगड़ने लगेगा। इसलिए क्या करना है, हमको इनको पूरा ही समझना है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि मीथेन यानी CH4 का संरचना सूत्र क्या होता है। आप जानते क्या हैं, आप जानते क्या हैं, इस पर डिपेंड करता है। जानते क्या हैं, जानते हैं आप कि कार्बन का लेविस डॉट सिंबल ये है और हाइड्रोजन का लेविस डॉट सिंबल ये है। और क्या जान गए कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा जुड़ सकता है? कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेगा और एक बंध बनाएगा। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन भी इनके साथ इस तरह बॉन्ड बनाएगा, तीसरा हाइड्रोजन इस तरह भी बॉन्ड बनाएगा, चौथा हाइड्रोजन भी इसी तरह से बॉन्ड बनाएगा। आपको बता दूं, सिर्फ संरचना सूत्र अगर आपको बनाने आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूं ये लाइनें, आपको संरचना सूत्र बनाने आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक बात आपको समझ में आएगी।
संरचना सूत्र बनाने नहीं आया और किसी भी अणु में संरचना सूत्र, अगर उसके सूत्र को देख करके आपको संरचना सूत्र नहीं निकालने आया, बनाने नहीं आया, या उसके संरचना सूत्र के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ना उनके नामकरण कर पाएंगे, ना रिएक्शन कर पाएंगे, मतलब ना उसके बनाने की विधियों को समझ पाएंगे अभिक्रियाओं के द्वारा, और ना उसके रासायनिक गुणों को समझ पाएंगे। और जो चाहे वो नेम रिएक्शन हो, जनरल रिएक्शन हो, चाहे जो भी अभिक्रियाएं हो, वो अभिक्रियाएं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये क्लास बहुत जरूरी है। आप धीरज से इन चीजों के लिए प्रैक्टिस करते जाइए और बनाते जाइए। जैसा मैं कहते जा रहा हूं, अब बस मेरे साथ कोई पिक्चर ना देखें, बस कॉपी और पेन ओपन करें और जो मैं कहते जाऊंगा वो करते जाइए। तो मुझे लगता है कि CH4 का जो है संरचना सूत्र आपको बनाने आ गया है, आप समझ चुके हैं। नहीं आया है तो एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए और एक बार बना के देखिए। CH4 एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मैं कैसे जोड़ सकता हूं, ये सोचिए। अगर मैं यही बात अगर दूसरी चीज के लिए बोलूं तो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। C2H6 के बारे में बात करूं तो कैसे करूंगा। यहां पर आपको नजर आ रहा है C2 का सीधा सा मतलब होता है कि 2 कार्बन आपस में जुड़ा होगा। पर कार्बन के बारे में आपको क्या पता है, ये आपको पता है ना, यही तो पहले पढ़ाया था मैंने आपको। तो कार्बन एक और दूसरा कार्बन ये, इन दोनों कार्बन के बीच में एक चीज तो नजर आ रही है कि भाई C2 लिखा है, मतलब ये दोनों कार्बन कम से कम एक बॉन्ड से तो जुड़ा होगा। अब यहां पर C2H6 लिखा है, H6 6 हाइड्रोजन। अब इन 6 हाइड्रोजन को हम कहां पे जोड़ें, चलिए देखें। एक हाइड्रोजन ये इनके साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा हाइड्रोजन ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, तीसरा हाइड्रोजन ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर चौथा हाइड्रोजन इनके साथ, पांचवा हाइड्रोजन इनके साथ और छठवां हाइड्रोजन इनके साथ। इस तरह से आप देख रहे हो कि 6 इसमें 3 और उसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ पा रहे हैं। संरचना सूत्र हो गया। अगर हम कुछ और नया ट्राई करें तो अगर मैंने कहा C2H4, तब क्या सोचेंगे, 2C तो जुड़ा हुआ है। चलो ट्राई करते हैं क्या होता है। कार्बन के बारे में यह पता है कि ये इसका लेविस डॉट सिंबल है, एक बॉन्ड से तो जुड़ ही जाएगा। मतलब एक लाइन अगर नजर आती है, A और B 2 परमाणुओं के बीच में एक लाइन नजर आता है, इसका सीधा सा मतलब है A का 1 इलेक्ट्रॉन, B का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में साझेदारी किया है। तो ये लाइन ही दिखा देता है कि उस जगह पर 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों ने बॉन्ड बनाने के लिए प्रस्तुत किए हैं, रखे हैं, साझा किया है, शेयरिंग किया है, ये बताता है। तो यहां पर आपको क्या पता चला, यहां पर इतनी बात तो पता चल गई कि ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन 4 है। अब देखो इसमें 3 वैलेंसी है, इसकी भी 3 वैलेंसी, यानी कि 6 हाइड्रोजन आना चाहिए, बल्कि 4 है। ये भी हो सकता है कि भाई अगर हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन का, ये देखो एक शेयरिंग हुआ, ये दूसरा शेयरिंग हो जाए, तो अब बच क्या गया, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि एक इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और ये इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। इस तरह से ये इनके साथ तो 2-2 हाइड्रोजन जुड़ गया। सुंदरता से दिखाना है तो आप ऐसे लिख करके, ये लो भाई, ऐसे लिख लो, ये लीजिए। आपको बात समझ में आई कि यदि आवश्यकता से कम हाइड्रोजन है तो एक बार ट्राई करो कि उस जगह पर एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लो। तो कार्बन की ये विशेषता भी होती है कि कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड भी बना सकते हैं। यहां पर एक बात नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं और कुछ एग्जांपल और करते हैं। अगर मेरे पास हो C2H2, तब मैं क्या करूंगा, जरा समझो। C2H2 हो तब मैं क्या करूंगा। C2H2 हो तो फिर सोचूंगा मैं कि भाई इसका लेविस डॉट सिंबल ये है, दूसरे कार्बन का भी ये है, एक बॉन्ड से तो जुड़ेगा ही, दोनों में 1-1 हाइड्रोजन जोड़ूंगा। अगर मैंने इनको 1 हाइड्रोजन दे दिया, इनको 1 हाइड्रोजन दे दिया, तो ये देखो ये बचे हुए ही, ये आपस में बॉन्ड बना लिया, ये आपस में बॉन्ड बना लिया। इस तरह से 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों की एक सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि कार्बन कार्बन लंबी चेन बना सकता है, जो कि हमने पहले वाली क्लास में भी देखा था।
कार्बन कार्बन क्या क्या बताया मैंने आपको कार्बनिक यौगिकों की सबसे बड़ी विशेषताओं के बारे में, कि कार्बन कार्बन एक लंबी चेन बना सकती है, श्रृंखला बना सकती है, श्रृंखला बना सकती है। कार्बनिक यौगिक कार्बन की विशेषताएं क्या है? लंबी चेन बना सकती है, श्रृंखला के कारण चेन यानी लंबी चेन या लंबी श्रृंखला बना सकती है। दूसरी बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्वि, मैं यहां पर और वर्ड्स पे यूज करूं, एकल, द्वि तथा त्रिबंध बना सकता है। एकल कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन एक ही और जगह पर एक से अधिक बार डबल बॉन्ड भी हो सकता है। एक ही यौगिक पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसे चांसेस है। फिर बात होता है कि भाई ये चक्रीय संरचना भी बना सकता है, चक्रीय संरचना भी बना सकता है। तो ये कार्बन, 3 कार्बन का एक चक्र, 4 कार्बन का एक चक्र, 5 कार्बन का एक चक्र, 6 कार्बन के चक्र बना सकते हैं ऐसे। इसमें वही चीजें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी लागू हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों 3 कार्बन का है और इस जगह पर ये डबल बॉन्ड बना ले, या 6 कार्बन का है तो इसमें आप देखोगे तो कहीं पर डबल बॉन्ड आ सकता है, कहीं पर डबल बॉन्ड आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में भी आ जाएगा। तो एक कार्बन की विशेषताओं की तरफ आप जाते हैं तो बहुत सारी बातें आपको नजर आएंगी। ऐसा सब जगह पे जहां पर कुछ नहीं लगा हुआ पर हाइड्रोजन तो आएगा। और क्या बोलूं मैं यहां पर, चौथी बात है कि अगर वो ये पार्श्व श्रृंखला भी बना सकती है, पार्श्व श्रृंखला बना सकती है, मतलब एक लंबी चेन नजर आ रहा है और उसके साथ ये पार्श्व श्रृंखला बन गया। ये देखिए साइड से भी चेन बढ़ जुड़ गया। ऐसा भी नहीं है कि वहीं से भी वो रुक जाए, ये पार्श्व श्रृंखला जो बनाया है उसके बाद भी कई पार्श्व श्रृंखलाएं उसमें भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसकी विशेषताओं में आता है। या फिर रिंग भी बना है मान लेते हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ भी अप्लाई हो जाता है। अब ये एक रिंग है और इस रिंग के ऊपर भी कई पार्श्व श्रृंखलाएं नजर आएंगी, ये भी पॉसिबल है। तो हमने ये एक चीज देखा है, ये कार्बन की विशेषताओं के अंदर। कार्बन की एक विशेषताओं को देखें, फिर उसके बाद मैं आपको और चीजों के बारे में बात करूं कि मैं संरचना सूत्रों को और भी विस्तारित से लेवल पे ले जाके बताता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर हो गई आपको। एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोग लाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लाइन स्ट्रक्चर, रेखा सूत्र, लाइन संरचना, लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको भी थोड़ा समझेंगे। फिर संरचना सूत्र के बारे में स्पेशली मैं पूरी तरह से प्रैक्टिस कराता हूं आपको। लाइन स्ट्रक्चर, जिसको रेखा सूत्र कह सकते हो, रेखा संरचना कह सकते हो। इसमें क्या होगा कि भाई ये देखिएगा, हमने इसमें कार्बन और सारी चीजों को हमने शो किया है। क्या दिखा रहा है ये क्या बता रहा है? किसी अणु को ही ये दर्शा रहा है। ये सभी में एक बात तो समझें कि जहां पर ये लाइन दिख रहा है वो सारी लाइन बंधों को दर्शाता है। जहां पर ये कोने दिखाई दे रहे हैं ये सभी कोने कार्बन को दिखाता है,
और जहां पर शुरुआत की बिंदु या अंत की बिंदु नजर आती है वो भी कार्बन को दिखाता है। जहां पे क्रॉस होता है, कटता है, वो भी कार्बन को दर्शाता है। ये भी कार्बन को ही दर्शा रहा है। इस तरह से हम यहां पर कार्बन और उसके बंध को हम दर्शा सकते हैं। मतलब यहां पर हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन हो गए। इसी तरह से इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा ये कार्बन है, ये भी समझ में आ गया होगा कार्बन है, कार्बन और यहां पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये लाइन स्ट्रक्चर है। यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा, यहां भी समझ में आ गया होगा कि कार्बन कहां कहां पे है। ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन कहां कहां पे है, लेकिन किस जगह पे कितना हाइड्रोजन है, क्या ये क्लियर है? ये भी समझो। चलो ये भी बता देता हूं मैं। अगर मैंने ये कहा कि ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस जगह पर एक कार्बन, इस जगह पर एक कार्बन, इस जगह पर कार्बन और इस जगह पर कार्बन है। यहां पर डबल लाइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि इस जगह पर डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन कितना होगा? कार्बन की संयोजकता को आपने चतुष्ट संयोजकता कहा था, 4 संयोजकता कहा था। तो जितना 4 वैलेंसी है, 4 संयोजकता है, तो जितनी वैलेंसी उसके बंध बनाने में भाग ले चुका है उतनी वैलेंसी को छोड़ दो, बाकी बच गया, उस जगह पे हाइड्रोजन आएगा। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होता है, तो एक डंडे तो दिख रहे हैं, 2 3 4, यानी कि इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन में कितने वैलेंसी पूरा हो चुका है? 2, तो कितने बच गए? 1 2 हो गया, 3 4, यानी कि कितना बच गया? 2 बच गया। ये लीजिए, इस कार्बन को ध्यान से देखो और बताओ कि कितनी वैलेंसी यूज हो चुका है। 1 2 3 यूज हो चुका है, तो एक ही बचा हुआ है, यानी कि यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा। यहां पर 2 वैलेंसी पूरा हो चुका है, तो 2 बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन आएगा। यह होगा इसका संरचना सूत्र। तो हम कहीं ना कहीं संरचना सूत्र को ही पढ़ रहे हैं इसके साथ। तो लाइन स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया। आपको क्लियर हो गया कि भी कार्बन की क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, और उनकी ये सब इन्हें जो चीजें अप्लाई हो रही वो हर बार हर एक दूसरे के साथ भी अप्लाई हो सकता है, जुड़ सकता है। ये सारे गुणों को देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सीधी चेन में भी, पार श्रृंखला वाले में भी, रिंग चेन में भी यूज हो सकता है, रिंग वाले में भी पार श्रृंखलाएं यूज हो सकते हैं। हर तरह की चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी विशेषताएं होती हैं। अब देखो यहां पर, अब इसको मैं लिखूं तो कैसे लिख लूं? अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। कैसे? ये देखो, एक कार्बन के साथ 3H, तो मैं लिखूंगा CH3। फिर अगले कार्बन पे जाने के पहले एक बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया। फिर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो CH2। फिर इसके बाद अगले पे जाने पर सिंगल बॉन्ड, फिर यह है CH। फिर अगले जगह जाने पर डबल बॉन्ड, फिर ये CH2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो एक ही चीज है जिसको 3 अलग तरीकों से लिखा गया है, आप देख लीजिए। तो किसी भी चीज को हमने यहां पर भी देखा कि हमने लिखा ऐसे लिख दिया, इसका मतलब यह है कि इस जगह पे हाइड्रोजन है। भाई कितना है आएगा हाइड्रोजन, आपको समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जांपल देके मैं आपसे बात करता हूं, उसको बताइएगा। आप बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से फाइनल, वो आप बताइएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं। चलिए, क्या आपको यह समझ में आ गया है कि कहां पर कितना कार्बन है, कहां कहां पर है, और किस जगह पे कितने हाइड्रोजन होगा? क्या आप समझा सकते हैं? क्या बता सकते हैं? बोलिए। हो जाएगा। बस कार्बन की संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन का 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन का 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन का 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ खास कंडीशन की बात अलग होगी ना, ध्यान रखिएगा। उसके बारे में जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें पता चलते जाएगा। शुरुआत तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन,
फिर अगला स्टेप नीचे, फिर यहां पर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन। क्या ऐसे ही बना रहे हो आप? इसके ऊपर देखें तो ये एक कार्बन, और इस तरफ इस तरफ इस तरफ सभी जगहों पर एक एक कार्बन, क्योंकि अंतिम बिंदु भी कार्बन को दर्शाता है। यहां पर एक कार्बन है और ये एक त्रिभुज जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है कार्बन के साथ। हाइड्रोजन किस जगह पे कितना लगेगा आपको क्लियर हो चुका होगा। इस जगह पर एक वैलेंसी पूरा तो 3 हाइड्रोजन, तो मैं CH3 लिख दूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। 2 वैलेंसी पूरा हो गया, 2 बच गया तो 2 हाइड्रोजन। 3 पूरा हो गया, 1 हाइड्रोजन। 3 पूरा हो गया, 1 हाइड्रोजन। यहां पर 2 पूरा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। 2 वैलेंसी पूरा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि चारों वैलेंसी पूरा है। यहां पर 3 वैलेंसी पूरा, 1 हाइड्रोजन। यहां पर 3 हाइड्रोजन लगेगा। इस जगह पर कार्बन है 1 तो हाइड्रोजन लगेगा 3। इस तरफ भी 3, और इस जगह पर कितना? 3। आप समझ सकते हैं कि क्या है। तो ये संरचना सूत्रों के बारे में बातचीत हुई, और भी बातचीत करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है बातचीत हमारी। और समझे, आपसे मैं कहूं कि क्या इसका संरचना सूत्र बना के दिखा सकते हैं HCHO का? कोशिश करेंगे तब होगा, ऐसे हवा में नहीं होगा। कोशिश करेंगे तो होगा। चलिए ठीक है, आप प्रयास करिए एक बार, हम देखना चाहते हैं। हो गया प्रयास? ओके। पहले तो लिखा हुआ H, सीधी सी बात है, इसकी इक्विवेलेंसी है जो कार्बन से जुड़ेगा। अगला है कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन के साथ जुड़ने का है। अच्छा, 4 एक कार्बन के साथ जुड़ने का है, तो यहां पर तो एक बॉन्ड से ये जुड़ गया। फिर अगला स्टेप लिखा हुआ अगला है, देखो H हो गया, C हो गया, फिर अगला H है। H इसके साथ जुड़ जाएगा, ये भी है पॉसिबल। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 युग्मित और 2 अयुग्मित। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भरते हैं ना, भर सकते हो। तब यहां पर आप देख रहे हो कि कार्बन की वैलेंसी, और इसके बाद कोई परमाणु नहीं है, तो कार्बन की 2 वैलेंसी बची हुई है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी बची हुई, तो ये इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। बस ऐसे ही प्रयास करिए। अगर सुंदर दिखाना है तो अब H ये लो भाई, कितना खूबसूरत बना सकते हो, आप पे डिपेंड करेगा। और ज्यादा अच्छा दिखाना है तो ये लो, आपकी मर्जी। फिर आता है CH3 CHO। तब क्या सोचोगे? CH3 से क्या मतलब हुआ? CH3 से मतलब हुआ कि एक कार्बन के साथ 3 H जुड़ा हुआ है, 4 वैलेंसी में से 3 पूरा, एक वैलेंसी बचा हुआ है। अगली बार आता है कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी, एक इनके साथ पूरा हो गया, तभी तो इनके साथ कंटिन्यू होगा भाई। ऐसा नहीं कि एक अकेला इधर हो गया उधर अकेला हो गया, सब आपस में लिंक्ड रहते हैं, जुड़ा रहता है। अब बताओ, एक H है, इसके बाद H को कहीं पे लगाओ एक के साथ, फिर उसके बाद आ रहा है O, ये लीजिए। तो क्या होगा? ये इनके दोनों के एक एक वैलेंसी, 2 2 वैलेंसी बचे हुए, एक इनके साथ एक इनके साथ, इस तरह से जुड़ गया। अब फिर वही बात होती है भाई कि मुझे अच्छे से दिखाना है, अच्छा दिखना चाहिए, तो वो अलग बात है कि आप लोग इसको सजा सकते हो। एक ही मतलब है, तो आप सजा सकते हो, जितना चाहो सजाओ। और इसके बाद हम देखेंगे कि और भी कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिसके बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, इनके लिए पेज ओपन करता हूं मैं। तो चलें, अगला पेज हम देखें यहां पे कि अगर मैंने आपको दिया हो ये चीजें, CH3OH, तो क्या आप इसे बना पाएंगे? सोचो, ये प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं। CH3 का मतलब क्या हुआ? C 4 वैलेंसी, तो भाई 1 2 3 H तो जुड़ गया। फिर क्या बोलता है? O में क्या देखोगे? ये चीजें,
तो कार्बन के एक ही वैलेंसी बचा हुआ है ना, दो तो नहीं बचा हुआ है, तो ये इनके साथ एक बॉन्ड से जुड़ गया। अगला स्टेप में हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ने के लिए भी जगह बचा हुआ है, ये लीजिए। ऐसे ही बनाना है। C2H5OH को कैसे करेंगे? C सिंगल बॉन्ड से, 3 वैलेंसी बचा, 3 वैलेंसी बचा। आप बताओ, C2 हो गया H5, 5 जगहों पर, 6 जगह बचा हुआ है, इसमें 5 जगहों पर जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 जगहों पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप, ये लीजिए। बच गया क्या चीज इस जगह पर? एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनके साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन गया। इसी तरह से आप देखें CH3COOH, मतलब आप काफी चीजों पे प्रैक्टिस करने वाले हो, ये समझ लो कि काफी चीजों पे प्रैक्टिस करने वाले हो। बनाओ इसको, क्या बनेगा? C3H, फिर C सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बचेगा तो C। अब 1 2 3 वैलेंसी बची हुई है, ऑक्सीजन आ गया, सीधा सीधा मतलब है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 वैलेंसी होती है, तो ये 2 डबल बॉन्ड से जुड़ गया, इनके साथ 2 बचा हुआ था। तो कभी भी CO आएगा तो C डबल बॉन्ड O से जोड़ ही दीजिएगा, आप परेशान मत होइए, ये काम तो करिए। फिर उसके बाद OH आया, O आएगा, देखो ये अयुग्मित के साथ जुड़ गया और ये अयुग्मित के साथ H जुड़ गया। इसी तरह से CH3CONH2, इसका बना के देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन CO डबल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3 हो गया, एक बचा हुआ है, तो नाइट्रोजन के साथ कितना हो? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ये एक पेयर होता है, 3 अनपेयर होता है, तो अनपेयर के साथ ये हो गया और 2 H। देखो खुद भी सारी चीजों को तुम जान चुके हो और आपके पास पूरे के पूरे रास्ते आ गए हैं, यानी कि कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है आप समझ चुके हैं। पूरी कोशिश करना, बुक में भी और भी एग्जाम्पल होगा, उनको पूरा करना। मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, उसको आप बना के रखिएगा। तो ऐसे ही कई और भी चीजें हैं जिसको आप बनाएंगे, कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं यहीं पे। CH3NH2, C2H3NH2, CH3CN, C2H5Cl, CH3, CH2, CH2, एंड HCH3। बना के देखिए, काफी आसान है सारी चीजें करना, बस ये प्रैक्टिस कर लो, बहुत कुछ सीख जाओगे। बस इतना ही कहूंगा मैं आपको, ये बहुत जरूरी है। C2H5O CH3, ये लीजिए, और दे दिया मैंने, और कुछ होमवर्क और दे देता हूं। चलो, CH3 ट्वाइस CHOH, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? CH3 CH2 थ्राइस CHO हो तब क्या करेंगे? दोनों में क्या फर्क है? CH3 यहां पर 2 बार है, CH3 2 बार है, ये एक CH3 एक ही वैलेंसी बची हुई है, और दूसरा CH3 देखो, इसमें भी एक ही वैलेंसी बचेगी, एक एक वैलेंसी बचा, जो कि इस कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक H के साथ जुड़ा हुआ है, ये 2 इनके साथ, एक इनके साथ, एक इनके साथ, और उसके बाद आता है O, ये OH, तो O की वैलेंसी 2, तो इनके साथ एक बॉन्ड हो गया, इनके साथ एक बॉन्ड हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा? CH3 तो क्लियर है कि एक वैलेंसी इसकी बची हुई है। CH2 में 4 वैलेंसी, कार्बन में 4 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 वैलेंसी इधर और इधर, तो इसका मतलब है CH2 2 बार आएगा, एक CH2 और दूसरा CH2, दो वैलेंसी, ये CH2, फिर है CH डबल बॉन्ड O। अब इसको आप बना लो, इतना तो फास्ट कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपने काफ़ी चीज़ों को सीखा है, काफ़ी चीज़ों को समझा है, तो काफ़ी आसान हो गया आपके लिए यहाँ तक का समझना।
हम और भी चीजें दे देते हैं, चलिए CH3 थ्राइस COH, CH3 ट्वाइस CH, CH, CH2 थ्राइस OH, COOH। बनाइए, यह होमवर्क है आपका। अब हम देखेंगे ली बेल तथा वान हाफ का मॉडल क्या है। ली बेल तथा वान हाफ ने कहा था कि कार्बन की 4 संयोजकताएं 4 अलग अलग दिशाओं में रहती हैं और एक तरह से वो चतुष्फल की संरचनाएं बनाती हैं। और ये जब चतुष्फल की संरचनाएं बनती है, देखिए क्या बोला गया, ये कार्बन बीच में है और उसकी 4 वैलेंसी अलग अलग दिशाओं में है। जैसे कि यहां पर आप देखें तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। अगर हम इनको ओपन करके देखें स्पेशली तो क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये कार्बन, कार्बन की एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, चौथी वैलेंसी, यानी कि वही बात कह रहा है कि एक कार्बन ये 4 जगहों पर 4 दिशाओं में है, मीथेन में उसकी 4 वैलेंसी, उनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, जिनके बारे में हम सारी चीजें जानते हैं। बस इसी मॉडल को कहते हैं ली बेल वान हाफ, जो आगे जाकर के कई प्रयोगों से सिद्ध होता है कि रियल में कार्बन की 4 वैलेंसी इस तरह होती है और मीथेन की संरचना कुछ ऐसी ही होगी। तो यही है ली बेल की मॉडल। आज हमने देखा कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, उनके परिचय देखे, हमने बेसिक ज्ञान इसमें से हासिल किया, यानी कि कार्बन का कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उनकी क्या संयोजकता होती, क्या लेविस डॉट सिंबल होता है, इनके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्व लेविस डॉट सिंबल, संयोजकता, संरचना सूत्र के बारे में बात किया था। आधुनिक परिभाषाओं के बारे में बात किया था कि भी कार्बनिक आधुनिक परिभाषा क्या कहती है कार्बनिक रसायन की। ये कहती है कि किसी भी मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इनके बारे में हमने बात किया था। और ली बेल तथा वान हाफ का मॉडल है कि चतुष्फल की संरचना होती है कार्बन की 4 संयोजकताएं, जिसके कारण मीथेन की संरचना चतुष्फल की होगी। और हम देखेंगे क्विज, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व क्या है, बताइए। ए सी तथा Cl, बी सी तथा H, सी केवल O और डी है नाइट्रोजन तथा सल्फर। मुख्य तत्व क्या है? मुझे लगता है कि हर एक बच्चा इसका जवाब दे चुके होंगे, बहुत अच्छे से दिए होंगे। तो इसका जवाब है बी, क्या, कार्बन तथा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि कार्बनिक रसायन होते क्या हैं, इसकी बेसिक जानकारी क्या होती है। मतलब कार्बनिक रसायन के लिए हमने होता क्या है और कार्बन की क्या विशेषताएं होती हैं। बेसिक ज्ञान के अंतर्गत हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, लेविस डॉट सिंबल क्या है, संयोजकता क्या है, संरचना सूत्र क्या है। कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा क्या है और कार्बन की चतुर्थ संयोजकताओं के बारे में हमने जानकारी लिया कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ली बेल का वान हाफ का मॉडल और हमने क्विज देखा था। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है मैं आपको देते जा रहा हूं, आप इसको इकट्ठा करते जाइए और आप ये जान के चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी और तभी जाकर के हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और याद रखिएगा काफ़ी क्लासेस इसमें होने वाले, काफ़ी लेक्चर होंगे, तो इनको आप अच्छे से एक बार देखिए ज़रूर। हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं संकरण एवं उसकी संरचना, कार्बनिक यौगिकों के संकरण में संरचना तथा कार्बन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। कार्बन के प्रकार का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, यानी कार्बन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं, आर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं, पोजीशन क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सिद्धांत एवं तकनीकों के बारे में बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।